कक्षा 12 भूगोल की इस वर्चुअल कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अध्याय 10 मानव बस्ती का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर से पूर्व इस अध्याय के 2 वीडियो लेक्चर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। पहले वीडियो लेक्चर में आपने ये जाना कि मानव बस्ती किसे कहते हैं, मानव बस्ती के प्रकार क्या हैं, मानव बस्ती का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा जो वीडियो लेक्चर देखा उसमें ग्रामीण बस्तियों की शुरुआत की गई। ग्रामीण बस्तियां क्या हैं और किन कारकों से प्रभावित होकर किसी स्थान विशेष पर ग्रामीण बस्तियों का बसाव होता है। इसके साथ साथ ग्रामीण बस्तियों के कुछ प्रतिरूपों का हम लोगों ने अध्ययन किया। मैंने कुछ ज्यामितीय आकृतियों का एक रेखाचित्र बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया था। उम्मीद करता हूं कि पिछले 2 वीडियो लेक्चर से आपने इस अध्याय के जो प्रारंभिक बिंदु से उनको अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो ग्रामीण बस्ती चूंकि चल रहा था तो उस ग्रामीण बस्ती का एक विशेष जो बिंदु है वो छूटा हुआ है और वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। वो है ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। बच्चों, निश्चित रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसी कमी, कई ऐसी दिक्कतें, कई ऐसी समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं जिसका अध्ययन आप इन बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। तो अगर हम विश्व के संदर्भ में ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं पर चर्चा करें तो हम ये पाते हैं कि विकसित देश की जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वहां पर ऐसी समस्याएं बहुत कम या नहीं के बराबर पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों में ज्यादा समस्या विकासशील या अल्प विकसित देशों में ही पाई जाती हैं। तो हम जो ये अध्ययन करने जा रहे हैं, आप ये ध्यान में रखें कि हम ऐसे ही विकासशील और अल्प विकसित ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में इन समस्याओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो समस्याएं हैं। पहली समस्या है जल की समस्या। बच्चों, विकासशील और अल्प विकसित ऐसे देशों में जो ग्रामीण बस्तियां हैं वहां जलापूर्ति की समस्या पाई जाती है। जलापूर्ति संतोषजनक नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है कि कुछ ऐसी भी ग्रामीण बस्तियां हैं जो शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं या पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं। ऐसी ग्रामीण बस्तियों में पानी की बहुत समस्या है और पानी की प्राप्ति के लिए हम अक्सर देखते हैं कि एक गांव के लोग, विशेष रूप से महिलाएं, पानी के लिए दूर तक यात्रा करते हैं। खुद हम अगर भारत का उदाहरण लें तो महाराष्ट्र और राजस्थान में कुछ ऐसे ग्रामीण बस्तियां हैं जहां की महिलाएं अपने सर पर घड़े रखकर एक लंबी दूरी तय करके और पानी ला करके अपने घर की जरूरतें, पानी की जो जरूरत होती है उसको पूरा करती हैं। साथ ही साथ गांव में अगर पानी उपलब्ध भी है तो प्रायः वो शुद्ध नहीं रहता है। अशुद्ध जल होने से तरह तरह की बीमारियां ग्रामीण क्षेत्रों में फैलती हैं, जैसे हैजा, पेचिस, पीलिया। इस तरह के रोग जो है वो पानी के कारण फैलते हैं। पानी की कमी से सिंचाई में भी असुविधा होती है, इसलिए फसल पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, फसल के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी देश हैं जहां बाढ़ और पानी की कमी, यानी दोनों ही समस्याएं, बाढ़ और सूखा, दोनों समस्याओं से कुछ देश जूझते हैं और हमारा भारत भी उनमें से एक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियों में, खासतौर से विकासशील और अल्प विकसित देशों में, पानी की आपूर्ति एक बड़ी समस्या है। आइए देखते हैं दूसरी समस्या। ग्रामीण बस्तियों की दूसरी समस्या है जन सुविधाओं की कमी। बच्चों, ग्रामीण बस्तियों में कई प्रकार की जन सुविधाओं की कमी हम पाते हैं। जैसे
शौचालय प्रायः सभी घरों में नहीं होता है, और शौचालय खासतौर से भारत जैसे देश में तो इसके पीछे कुछ धार्मिक कारण भी होते हैं कि लोग घरों में शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रखना चाहते। हालांकि अब ये सोच धीरे धीरे मिट रही है, लेकिन फिर भी घरों में शौचालय न होना एक बड़ी समस्या है ग्रामीण बस्तियों की। जब घरों में शौचालय नहीं होता तो घर के लोग प्रायः खुले में शौच करते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में गंदगी की समस्या बढ़ जाती है। इससे स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा ये बुनियादी जरूरत होती है किसी भी क्षेत्र के लोगों के लिए, और ग्रामीण बस्तियों में स्वास्थ्य शिक्षा की कमी निश्चित रूप से देखने को मिलती है। न अच्छे अस्पताल ग्रामीण बस्तियों में होते हैं और न ही बहुत अच्छे स्कूल होते हैं जिसमें कि बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। साथ ही साथ मनोरंजन के बारे में अगर हम बात करें तो वो तो अत्यंत कम होती है शहरों के तुलना में। आप जानते हैं शहरों में मनोरंजन के बहुत सारे, खेल के बहुत सारे साधन होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः इन सुविधाओं का अभाव ही होता है। ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि बिजली की समस्या भी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। बिजली भी अक्सर कटी रहती है गांव में, कम घंटे शहरों की अपेक्षा बिजली होती है, और साथ ही साथ सड़क की समस्या भी रहती है। इसके अलावा कूड़ा करकट गंदगी भी गांव की एक बड़ी समस्या होती है। कूड़े का निस्तारण एक बड़ी समस्या होती है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि जन सुविधाओं की बहुत कमी ग्रामीण बस्तियों में देखी जाती है। ठीक है। अब आइए हम तीसरी ग्रामीण क्षेत्र में जो तीसरी समस्या है उसकी चर्चा करते हैं, और ये है आवासीय व्यवस्था में कमी। बच्चों, आप जानते हैं शहरों में कई मंजिली ऊंची इमारतें, व्यवस्थित ढंग से बनी हुई कॉलोनियां, तमाम ऐसे अच्छे और सुंदर मकान देखने को मिलते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हम ऐसे मकानों की, ऐसी बिल्डिंगों की, ऐसे कॉलोनियों की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप खुद देखते हैं कि जो गांव होते हैं, उन ग्रामीण बस्तियों के जो मकान होते हैं उनकी रूपरेखा नियोजित और व्यवस्थित बिल्कुल नहीं होती है। जहाँ चाहते हैं वहीं मकान बना लेते हैं, जिस डिजाइन, जिस नक्शे का मकान बनाना चाहते हैं बना लेते हैं। उसमें कोई रूपरेखा, कोई व्यवस्था या नियोजन नहीं होता है। प्रायः मकान जो बनते हैं वो भी शहरी क्षेत्रों की तरह पक्के नहीं होते, बल्कि ज़्यादातर मकान वहाँ के मिट्टी के बने हुए कच्चे होते हैं, जिन पर घास फूस का छप्पर होता है या खपरेल का छप्पर होता है, जो कमज़ोर होता है और बारिश में ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है। ग्रामीण बस्तियों के जो ये कच्चे मकान होते हैं वो अक्सर बारिश में चूते हैं, और बारिश कहीं बहुत ज़्यादा हो गई तो मिट्टी के मकान धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो वहाँ के ग्रामीण वासियों के लिए, उस मकान में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। साथ ही साथ अगर कभी कुछ पक्के मकान आजकल देखने को मिलते हैं, कुछ समर्थ लोग पक्के मकान बनाने भी लगे हैं, लेकिन वो भी बहुत जो है व्यवस्थित नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और उन घरों के अंदर, चाहे वो कच्चे हों या पक्के हों, ग्रामीण बस्तियों के घरों के अंदर भी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आवासीय समस्या भी ग्रामीण बस्तियों की एक महत्वपूर्ण समस्या है। अब हम इस चौथी समस्या की भी बात करते हैं, जो है परिवहन एवं संचार सुविधाओं का निम्न स्तरीय होना। आज जानते हैं विकास का जो पैमाना है वो परिवहन और संचार के साधनों से ज़्यादा अग्रेसिव होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम विकास के जिस पायदान पर ऊंचाई की ओर जाना चाहते हैं, उसमें परिवहन और संचार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और इस मामले में ग्रामीण बस्ती पिछड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर स्तरीय संचार और परिवहन की सुविधाओं का प्रायः अभाव पाया जाता है। और ऐसा मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें होती हैं वो प्रायः कच्ची होती हैं, सकरी होती हैं। इससे
परिवहन के द्रुत और बड़े साधनों का उस पर चलना संभव नहीं होता है। साथ ही साथ जब सड़कें कच्ची होती हैं तो प्रायः जब बारिश आती है तो ऐसी सड़कें टूट फूट जाती हैं, साथ ही साथ उन पे कीचड़ हो जाता है तो चलना और मुश्किल हो जाता है। इससे जो कुछ थोड़ी बहुत परिवहन सुविधा उस पर चलती रहती है वो भी बाधित हो जाती है और आसपास के क्षेत्रों से उस गांव का संपर्क ही टूट जाता है। साथ ही साथ आधुनिक संचार साधन जो हम शहरों में इस्तेमाल करते हैं उसका भी वहाँ अभाव पाया जाता है। जैसे नेट चलना, मोबाइल चलना, वहाँ पर नेट की प्रॉब्लम होती है क्योंकि ज़्यादातर जो टावर्स बने होते हैं मोबाइल और नेट और बातचीत करने के लिए वो ग्रामीण क्षेत्रों में कम ही होते हैं। तो ये समस्या भी ग्रामीण बस्तियों की एक आम समस्या है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि ग्रामीण बस्तियां आज भी शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कई समस्याओं से जूझ रही हैं और इन समस्याओं के साथ ही हम लोग ग्रामीण बस्तियों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु से उससे परिचित हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नगरीय बस्तियों के बारे में अपना अध्ययन जारी करते हैं। ठीक है, तो ये अगला बिंदु मैंने यहां लिख भी रखा है, नगरीय बस्ती। नगरीय बस्ती किसे कहते हैं पहले हमको ये जानना होगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा, एक बड़े भूभाग और व्यापारिक केंद्र के मार्ग पर जो मनुष्य बसे होते हैं या जो घर बने होते हैं, एक स्थायी, सतत और घना बसा समूह। किसका समूह? मनुष्यों का और मकानों का। एक बहुत विशाल क्षेत्र में व्यापारिक मार्ग के आसपास उसके किनारे मनुष्यों का और घरों का एक बड़ा समूह, एक सतत समूह। सतत समझ रहे हैं? जो लगातार बढ़ता ही चला जाता है। और स्थायी, ये जो समूह होता है इसी को हम नगरीय बस्ती कहते हैं। ठीक है, जहां एक नगरीय बस्ती की और विशेषता है कि यहां के लोगों का, अधिकतर लोगों का कार्य गैर प्राथमिक होता है, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप में यहाँ के लोग नहीं संलग्न होते हैं, यानी कृषि कार्य से दूर होते हैं, बल्कि ये द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में से संबद्ध होते हैं। ठीक है, भारतीय जनगणना 1991 में हुई थी, तो उस जनगणना में भी नगरीय बस्तियों की एक परिभाषा दी गई है। मैं आपको बता दूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। 1991 की जनगणना के अनुसार या 1991 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार जो नगर या नगरीय बस्ती की परिभाषा दी गई वो इस प्रकार से दी गई थी कि वे स्थान जहां नगर निगम हो, नगर पालिका हो या कैंटोनमेंट बोर्ड हो या टाउन एरिया कमेटी हो, साथ ही साथ वहां की जनसंख्या 5000 से अधिक हो और 75% से ज्यादा पुरुष गैर कृषि कार्य करते हो, यानी खेती से अलग कुछ कार्य करते हो। साथ ही साथ वहां की जनसंख्या 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व वाली हो। तो ऐसे स्थानों, ऐसे क्षेत्रों को हम नगरीय बस्ती कहेंगे या नगर कहेंगे। ठीक है, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य की परिभाषा थी जो 1991 की जनगणना के दौरान दी गई थी। अब हम एक ट्रेंड देखते हैं नगरों के संदर्भ में कि बहुत तीव्र नगरीय विकास के कारण नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। हालांकि जनसंख्या गांवों की भी बढ़ी है, लेकिन नगरीय क्षेत्र में तमाम सुविधाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का काम पाने के या आजीविका कमाने के दृष्टिकोण से शहरों की तरफ पलायन भी होता है, जिससे नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, लंदन, याद रखिएगा इसको, लंदन वह पहला नगर था जहां
1810 में जनसंख्या 10 लाख थी। 1801 में सबसे पहला 10 लाखी नगर था इंग्लैंड की राजधानी लंदन, 1801 में। इसके बाद आगे का ट्रेंड देखते हैं तो 1882 में 175 विश्व के 175 नगर 10 लाखी हो गए। 10 लाखी नगर समझ रहे हैं ना, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक आंकड़ा है कि हर 50 साल में किस दर से जनसंख्या नगरों में बढ़ी या नगरों का विकास किस दर से हर 50 साल में हुआ है, उस आंकड़े को मैं यहां प्रस्तुत करूंगा। साथ ही साथ आगे के कुछ और बिंदु इस नगरीय बस्ती के संदर्भ में है, जिसे मैं यहां नोट करता हूं और उसके बाद इस अध्याय को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि तेजी के साथ नगरीय जनसंख्या में वृद्धि बढ़ रही है। आइए इस आंकड़े से समझते हैं इसको, और ये आंकड़ा आप याद रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा कि कितनी तेजी के साथ विश्व की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। और ये हर 50 साल के, यानी आप देखेंगे सन 1800 में 3% जनसंख्या विश्व की नगरों में रहती थी, यानी नगरीय जनसंख्या सिर्फ 3% थी सन 1800 में। इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या पूरे विश्व की 97% थी। अब आगे देखिए, 1850 में 6% जनसंख्या यानी दूनी हो गई। 1900 में 14% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करने लगी। 1950 में यह दुगने से भी अधिक हो गई, 30% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करने लगी। सन 2001 में यह 38% हो गई। और फिर यहां पे 50 साल का अंतराल न रख करके लेटेस्ट आंकड़ा यानी 2016 का आंकड़ा आपके सामने दिया गया है। इसमें 54.5% लोग नगरीय क्षेत्रों में निवास कर रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा लोग नगरीय क्षेत्रों में निवास करने लगे। ये निश्चित रूप से नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती सुविधाओं का ही असर है। ठीक है, तो इस आंकड़े पर आप अवश्य ध्यान देंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। 2 बिंदु मैंने और यहां रखे हैं, नगरों की स्थिति और नगर क्षेत्रों के कार्य। तो पहले हम नगरों की स्थिति देख लें। जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियां विविध कारकों से प्रभावित होकर बसती हैं, उसी प्रकार नगरीय बस्ती की स्थिति उसके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। जिस प्रकार के कार्य किसी नगर विशेष में होते हैं, उसी के अनुसार उस नगरीय बस्ती की स्थिति को हम देखते हैं। उसके लिए कुछ अनुकूल दशाओं का होना आवश्यक होता है। जैसे पहली बात, सामरिक महत्व वाले नगरों की स्थिति। सामरिक का मतलब होता है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नगर होते हैं। ऐसी जगह होने चाहिए जहां इन्हें प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्राप्त हो। ऐसे स्थानों पर सामरिक महत्व वाले नगर बसते हैं। दूसरा है, खनिज नगरों के लिए उस क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिजों का पाया जाना आवश्यक है। यानी ऐसे क्षेत्रों में जहां पे उपयोगी खनिज पाए जाते हैं, वहां खनिज नगरों का विकास होता है। तीसरी चीज है, औद्योगिक नगरों के लिए शक्ति के साधन, कच्चे माल और परिवहन की सुविधा। इन सुविधाओं के विकास के साथ साथ ऐसे नगर औद्योगिक नगरों के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। इसी प्रकार पर्यटन नगर के लिए प्राकृतिक भूदृश्य अच्छे हों, जहां पर्वत हो, झरने हो, नदियां हो, झीलें हो, साथ ही साथ समुद्र तट के या फिर ऐतिहासिक स्थल हो, तो ये पर्यटन नगर के रूप में विकसित होते हैं अगर ऐसे कार्य और सुविधाएं इन क्षेत्रों में उपलब्ध होती हैं। साथ ही साथ पत्तन नगर आपने सुना होगा, उसके लिए
समुद्र तट पर पोताश्रय यानी कि जहां जहां जाकर रुकते हैं, सामान लाते उतारते हैं, वो पोताश्रय का होना आवश्यक है। प्राचीन जो नगर थे उनकी स्थिति जल की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता और गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर थी। आधुनिक प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप इन चीजों का अभाव जिन क्षेत्रों में, वहां भी नगरों का विकास किया जा रहा है। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि कहीं कहीं पाइपलाइन की व्यवस्था है, परिवहन के आधुनिक और तीव्र साधन है, या अन्य बहुत सारी वैज्ञानिक जो है सुविधाएं हैं, नवीन तकनीकें हैं। इनके माध्यम से दुर्गम क्षेत्रों में, जहां हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बड़े बड़े शहर बसेंगे, वहां पे शहर बस रहे हैं और बसाए जा रहे हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है नगरों के बसाव के संदर्भ में। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग नगर क्षेत्रों के कार्यों के बारे में। प्राचीन काल में जो नगर बसते थे, आप जानते हैं, वो खासतौर से सुरक्षा, व्यापार, उद्योग, प्रशासन या धार्मिक महत्व के केंद्र के रूप में बसते थे। समय के साथ धार्मिक और सुरक्षा संबंधी कार्यों का महत्व घटता चला गया और निर्माण, यातायात, मनोरंजन और सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ता चला गया। कुछ कार्य तो विशिष्ट नगरों में ही संपन्न किए जाते हैं और कार्यों के आधार पर ही ऐसे शहरों को, ऐसे नगरों को नाम दिया जाता है। जैसे शेफील्ड को हम औद्योगिक नगर के रूप में जानते हैं, लंदन को इसके विकसित पोताश्रय के कारण हम पत्तन नगर के रूप में जानते हैं, चंडीगढ़ जो 3 राज्यों की राजधानी है, पंजाब, हरियाणा और खुद केंद्र शासित चंडीगढ़ की राजधानी, इसलिए हम इसको एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगर के रूप में जानते हैं। समय के साथ साथ नगरीय क्षेत्र में कई कई कार्य विकसित हुए। जैसे 19वीं सदी में इंग्लैंड में जिन समुद्र तटों पर मछली पकड़ने का कार्य होता था, बाद में वही पर्यटन नगर के रूप में विकसित हो गए। ऐसे ही प्राचीन बाजार वाले जो नगर थे, अब वो विनिर्माण उद्योग वाले नगर में गिने जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समय के साथ साथ नगरीय क्षेत्र में नए नए कार्य विकसित होते चले गए, जिससे उनकी पहचान भी बदलती गई और ये लगातार हो भी रहा है दुनिया के विभिन्न देशों में। ठीक है, तो नगरीय क्षेत्र के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके बारे में हम लोग आज अवगत हुए। लेकिन अभी अंत नहीं है, अभी आपके पाठ के कई महत्वपूर्ण बिंदु बाकी हैं जो नगरीय बस्ती के संदर्भ में है। हम आगे अपने आने वाले अगले लेक्चर में इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।